हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं क्वांटम मैकेनिक्स का क्विक रिवीजन कराऊंगा और ये जो क्वांटम मैकेनिक्स का मेरा रिवीजन है ये सभी एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बहुत लाभ पहुंचाएगा और ख़ास तौर से BHU का एंट्रेंस एग्ज़ाम नज़दीक है उनको निश्चित तौर से लाभ देगा। साथ साथ जो गेट नेट पार्क जैस टिफर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक क्विक रिवीजन के तौर पे एडवांटेज देगा। तो मुझे उम्मीद है कि जब स्टूडेंट प्रिपरेशंस में होते हैं तो उनके पास क्या होता है, समय कम होता है कई बार और बहुत तेज़ी से चीज़ों को रिवाइज करना होता है, तो उसी को रिवीजन के तौर पे मैं कुछ फॉर्मूले कुछ कंसेप्ट रिवाइज कराना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो हॉट टॉपिक्स रहते हैं उन पर जो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए ये वीडियो है मेरा। और क्वांटम मैकेनिक्स में एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन है लैम्डा इक्वल टू h/mv। इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है कई बार। v देता है हमसे, मास देता है पार्टिकल का, लैम्डा पूछता है तो लैम्डा बराबर h/mv में h को प्लैंक कांस्टेंट लें, मास की वैल्यू पुट कर दें, v रख दें, लैम्डा कैलकुलेट कर लें। कई बार क्या करता है कि लैम्डा और p के बीच में कई बार कर्व भी खिंचवा लेता है, पूछता है हमसे कि लैम्डा और p में अगर कर्व होगा तो उसकी शेप बताएं, किस टाइप की वो शेप आएगी। तो ये यहाँ पे p ले लें मोमेंटम और इधर वेवलेंथ लें लैम्डा x और y एक्सिस पे, तो x पे मोमेंटम लिया है, y पे लैम्डा लिया है। तो ये इस टाइप का कर्व आएगा। जैसे जैसे मोमेंटम की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पे मोमेंटम बढ़ता जा रहा है, तो जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ेगा लैम्डा कम होता चला जाएगा। तो ये क्वेश्चंस पूछा जाता है और शेप जो आती है वो हम देख रहे हैं इसमें हाइपरबोला होगी। जैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि अगर हम लैम्डा और p में कर्व लें तो किस तरीका की उसकी शेप बनेगी। तो याद रखना कि इसको कभी भी इस एक्सिस से मिलाना नहीं है, क्योंकि p की वैल्यू इन्फिनिटी जब होगी कहीं तब जाके जीरो की तरफ जाएगा, क्योंकि कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं होता जिसका मोमेंटम इन्फिनिटी हो। तो कभी भी ये जो कर्व है यहाँ पे इस लाइन से नहीं मिलेगा, तो ये एसिम्पटोट बनाएगा। तो ये ध्यान रखें। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चार्ज पार्टिकल है, अगर कोई चार्ज Q है और उसके ऊपर पोटेंशियल भी अप्लाई करें तो मोमेंटम की वैल्यू, कई बार यहाँ से क्वेश्चन मोमेंटम भी पूछ लेता है। तो काइनेटिक एनर्जी को p²/2m करें, p मोमेंटम है, q चार्ज है, m मास है और कैपिटल V जो है यहाँ पे वो है हमारा एक्सीलरेटेड पोटेंशियल। तो p² से यहाँ से वैल्यू ले लें, p² की वैल्यू होगी यहाँ से 2m/qv और p कैलकुलेट कर लें। p जो हो जाएगा मोमेंटम उसकी वैल्यू होगी √2m/qv। इसको इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें यहाँ, तो लैम्डा की जो वैल्यू है जैसे ही हम p की जगह पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन h/√2m/qv। और अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए इस एक्सप्रेशन को लाना चाहते हैं, ये तो चार्ज Q के लिए है और जहाँ पे एक्सीलरेटेड पोटेंशियल V है और पार्टिकल का मास m है, तो इस फॉर्मूले को याद रखें। इस पे क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाते हैं। पार्टिकल बताता है, उसका पार्टिकल कई बार बता देता, जैसे इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है तो उसका मास ले लें, उसका चार्ज ले लें और जो V है जो एक्सीलरेटेड वोल्टेज है उसकी वैल्यू देता है। इलेक्ट्रॉन के लिए यही फार्मूला कन्वर्ट हो जाता है √150/V एंगस्ट्रॉम में। तो ये भी याद रखें इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इस पर क्वेश्चंस पूछा जाता है, v की वैल्यू देता है, लैम्डा पूछ लेता है। कई बार क्वेश्चंस इस पर पूछा गया है, v की वैल्यू को कई बार 150 वोल्ट ही दे देता है, पूछता है इलेक्ट्रॉन के लिए बताएं डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी। तो 150 वोल्ट अगर है तो लैम्डा सीधा 1 एंगस्ट्रॉम आंसर हमें मार्क करना होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, v देता है और ये याद रखें कि ये इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक है और इसे 12.27/√v एंगस्ट्रॉम भी लिख देते हैं। अगर रिलेटिविटी को कंसीडर करते हैं हम और एक्सप्रेशन हमें रिलेटिविटी के लिए कंसीडर करके लिखना है तो h/√2m/qv और ब्रैकेट में 1+qv/2m0c²। ये एक्सप्रेशंस रहता है, ये रिलेटिविस्टिक डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हमने रिलेटिविटी को कंसीडर नहीं किया था। अगर नॉन रिलेटिविस्टिक केस में पूछता है तो इस फॉर्मूले को यूज करें और रिलेटिविस्टिक में पूछता है तो इस फॉर्मूले को यूज करें। क्यों यहाँ पे चार्ज है, v एक्सीलरेटेड पोटेंशियल है, h प्लैंक कांस्टेंट है, m मास है, इसे m को m0 भी लिख सकते हैं, रेस्ट मास। और यहाँ पे क्वेश्चंस अगर पूछता है, कई बार फार्मूला सीधा पूछ लिया जाता है, तो रिलेटिविटी के लिए इसे अप्लाई करें और नॉन रिलेटिविस्टिक केस में इस फार्मूले को अप्लाई करें। तो डी ब्रॉगली के ये 3 फार्मूले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और लैम्डा बराबर h/p पे क्वेश्चन p देता है, लैम्डा पूछता है तो क्वेश्चंस लैम्डा देता है, p पूछता है तो p इक्वल टू h/λ और लैम्डा p कर्व। तो ये 5-6 चीज़ें निश्चित तौर से आपके लिए लाभान्वित करेंगे। उसके अलावा अगर थर्मल न्यूट्रॉन के लिए कई बार क्वेश्चन यहाँ पूछता है और वहाँ पे पार्टिकल को बता देता है जो
न्यूट्रॉन है वो 1D में है या 2D में या 3D में। तो याद रखें कि p²/2m को डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू हाफ KT के इक्वल कर दें। हाफ KT का मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी हाफ KT होती है और जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो यहाँ पे ले लेनी है और p²/2m ले लेना है। तो p की वैल्यू यहाँ से हमारे पास जनरली जो आएगी 2 से 2 कैंसिल कर दें तो ये वैल्यू आएगी m डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू KT। इस एक्सप्रेशन को p की इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो सिंपली हमें कैलकुलेट हो जाएगी h/√। इस एक्सप्रेशन में p की वैल्यू को यहाँ से उठा के पुट कर दें m इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू KT। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, कहता है कई बार कि एक न्यूट्रॉन है उसका टेम्परेचर इतना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स स्ट्रेट लाइन में चलता है, उसके साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लें तो लैम्डा बराबर h/√m और डिग्री ऑफ फ्रीडम को 1 ले लें अगर वो इस लाइन में चलाता है न्यूट्रॉन को। अगर वो प्लेन में चलाता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को 2 ले लें और 3 डायमेंशन अगर कहता है कि पार्टिकल जो है वो स्पेस में है तो स्पेस में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लें। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि यहाँ पे डिपेंडेंसी पूछ लेता है कि लैम्डा t की पावर हाफ पर डिपेंड करेगा या लैम्डा जो है t की पावर -½ पर डिपेंड करेगा। इस तरीक़ा के क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो t की पावर -½ जो है वो हमें आंसर मार्क करना होगा, ये इसका आंसर होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम पर अगर पूछता है तो लैम्डा जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम की पावर -½ पे निर्भर करेगा, यहाँ से वैल्यू ले लें। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चंस इस पे देखे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ आए होंगे। तो यहाँ पे मैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कंसेप्ट को रिवाइज करा रहा था। एक क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जाता है वो ऑलवेज याद रखें, ब्रैग्स लॉ का क्वेश्चन रहता है 2t sin थीटा बराबर L लैम्डा पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डी यहाँ पे इंटरप्लेनर स्पेसिंग है और थीटा जो है वो ग्लांसिंग एंगल है, n ऑर्डर है, लैम्डा जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग कैलकुलेट करने के लिए आता है। कई बार लैम्डा जो है इन फॉर्मूलों से हमें पुट करना होता है और कई बार लैम्डा हमें क्वेश्चन में देता है, ऑर्डर देता है और इंटरप्लेनर स्पेसिंग पूछता है थीटा की वैल्यू देके। तो इस फॉर्मूले को भी रिवाइज रखें, इन 4-5 फॉर्मूले को रिवाइज रखें। तो यहाँ से क्वेश्चंस की मुझे उम्मीद रहती है सदा। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं जो पेपर में पूछे जाने वाली हैं। एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि लास्ट मिनट की जब भी आप प्रिपरेशंस करें किसी भी कंपटीशंस में तो क्या करें, क्वेश्चंस को ना निकालें। केवल क्वेश्चन अगर निकालना भी है तो पीछे के जो आए हुए पेपर है केवल उन्हीं को सॉल्व करें और साथ साथ क्या करें कि जो मैं अभी लाइन ऑफ एक्शन बता रहा हूँ उसी लाइन ऑफ एक्शन पर सब फॉर्मूलों को और जो बेसिक थ्योरीज है उसके फंडामेंटल्स को उसको सबको पढ़ लें। हर चीज़ में ये याद रखें कि जब भी कोई फार्मूला रिमेंबर करें तो उसमें ऑलवेज ये याद रखें कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी टर्म किस चीज़ को डिनोट करती है। कई बार क्या होता है कि जब हम फार्मूले को रिमेंबर रख लेते हैं तो हमें यही नहीं पता होता कि इसमें जो टर्म्स है वो कौन सी टर्म किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो याद रखें ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मैं 3 कंसेप्ट जरूर कहना चाहूँगा स्टूडेंट से कि लास्ट मिनट में फार्मूलों को बहुत तेज़ी के साथ रिवाइज करें, लास्ट ईयर के पेपर्स को रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें। मेरी जो वीडियो है क्विक रिवीजन वाली उनसे आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा, तो उन वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। आप देखते रहें इस चैनल को और इस चैनल का लगातार एडवांटेज लें क्योंकि बहुत सारा कंटेंट इस पे है और क्विक रिवीजन की सीरीज भी मैंने इसमें काफ़ी सारी डाली हुई हैं। पहले से उन्हें भी देखें और जो मैं डाल रहा हूँ इन्हें भी देखें और जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो बताएँ, मैं कुछ और वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको निश्चित तौर से इस एग्ज़ाम में जो है लाभ मिलेगा इन वीडियो का। तो एक क्वेश्चंस जो इसमें पूछा जाता है वो हम सब जानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्वांटम मैकेनिक्स का, वो पार्टिकल इन ए बॉक्स का, हार्मोनिक ऑसिलेटर का और एक रहता है हमारा हाइड्रोजन एटम क्वांटम मैकेनिकली। तो यहाँ से इन तीनों टॉपिकों से निश्चित तौर से क्वेश्चंस मिलता रहता है हमें, तीनों टॉपिकों में से किसी ना किसी पे। पार्टिकल इन ए बॉक्स में निश्चित तौर से क्वेश्चंस जो मिलता है हमें 1D 2D और 3D पर आता है। तो मैं केवल 1D यहाँ आपको रिवाइज कराऊंगा। 2D और 3D की जो मेरी वीडियो हैं उन्हें देख लें, ये मैंने वीडियो दे रखी है क्वांटम मैकेनिक्स में, ज़रूर देख कर जाएँ। लास्ट मिनट में इन्हें ज़रूर देखें, यहाँ से क्वेश्चंस की सदा संभावना रहती है। तो मैं कहूँगा 1D को मैं तेज़ी से रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं सबको रिवाइज कराऊँगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो ये बनेगी। तो याद रखें पार्टिकल इन बॉक्स में V की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। पोटेंशियल कोई भी पार्टिकल पैक नहीं करता। पार्टिकल x बराबर 0 से x बराबर L के बीच में होता है। नॉर्मलाइज जो वेव फंक्शंस होता है पोटेंशियल जो है वो 0 होता है और पार्टिकल की जो एनर्जी है वो टोटली जो एनर्जी होती है उसकी वो काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 होती है। जो वेव फंक्शन की वैल्यू है नॉर्मलाइज वेव फंक्शन जो होता है वो हमारा रहता है √2/L sin n πx/L।
ये वैल्यू रहती है वेव फंक्शन की √2/L sin n pi x/L। n यहाँ पे जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। n की वैल्यू सदा 1 से शुरू होती है। मिनिमम जो वैल्यू है, याद रखें पार्टिकल इन बॉक्स के लिए, वो 1 से शुरू होती है। अगर यही 2D में पहुँचाना है तो याद रखें पहले x डायरेक्शन में वेव फंक्शन लिख दें, दूसरा y में लिख दें, और साई एक्स वाई को साई एक्स साई वाई लिखें और उसके बाद में वैल्यू लिख दें। इस तरीक़ा से हम लेते हैं। एनर्जी जो होती है वो इसमें रहती है n² π² h²/2mL²। तो एनर्जी दो चीज़ों पर यहाँ डिपेंड कर रही है। एनर्जी इज़ द फंक्शन ऑफ n², और एनर्जी जो डिपेंड करती है वो 1/L² पर डिपेंड करती है। तो दोनों चीज़ों को ऑलवेज याद रखें। इस पर क्वेश्चंस पूछा जाता है कई बार, n देता है, L देता है, इलेक्ट्रॉन के लिए कहता है एनर्जी बताएं, तो इस फॉर्मूले को सिंपली अप्लाई कर दें। या कई बार क्या कहता है कि n = 1 में एनर्जी पार्टिकल की E है, n = 2 में एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ पे देख लें, जब n = 2 में होगी तो 2² आ जाएगा, और n = 1 में इक्वेशन में E1 हो जाएगा π² h/2mL², और h का मतलब h/2π होता है, मैं ऑलरेडी बताता रहा हूँ। तो यहाँ पे एनर्जी जो होगी इस स्टेट में, वो एनर्जी E जैसे नोट किया मैंने, वो 4E होगी। n = 3 में कहता है तो एनर्जी जो होगी वो हमारी हो जाएगी 9E। इस तरीक़ा से एनर्जी रहती हैं। अब कहता है कि पार्टिकल को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइट स्टेट में पहुंचाना है तो हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। तो एनर्जी डिफरेंस लगा दें, 4E - E जो है वो 3E होगी। तो एनर्जी E से अगर 4E में ले जाना चाहते हैं पार्टिकल को तो उसे 3E एनर्जी सप्लाई करनी होगी। क्वेश्चन इस तरीका का भी पूछता है, या ये कहता है कि पार्टिकल को ग्राउंड स्टेट से हम सेकंड एक्साइट स्टेट में ले जा रहे हैं, हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पे 9E - E करेंगे और हमारा आंसर जो है वो हमारा 80 होगा। तो यहाँ से इस तरीका के क्वेश्चन आते हैं। या इस तरीका से पूछता है कि अगर ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है तो पार्टिकल की और क्या एनर्जी पॉसिबल होंगी। तो आंसर लगाएंगे E होगी, 4E होगी, 9E होगी, उसके बाद 16E होगी। तो ये इसे हम कहते हैं जो डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल, क्योंकि एनर्जी आइगन वैल्यू सारी पॉसिबल नहीं होती। तो इस तरीका के क्वेश्चंस देखे जाते हैं। E1/E2 की जो वैल्यू है वो n1/n2 के होल स्क्वायर पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें देता है, चौथी चीज़ें पूछ लेता है। E1 E2 देगा, n1 देगा, n2 पूछेगा, या n1 n2 और E1 देगा, E2 हमसे पूछेगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन इस पर देखे जाते हैं। तो ये इन चीज़ों को रिमेंबर रखें। साथ साथ ये याद रखें कि P पॉजिटिव मीन्स जब पार्टिकल पॉजिटिव x दिशा में चलता है तो उसका जो मोमेंटम होता है वो होता है यहाँ पे p²/2m के इक्वल इसको कर दें तो यहाँ से जो वैल्यू है वो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। n pi h/L ये वैल्यू जो है वो हमारी P पॉजिटिव की होगी, और P माइनस जो होगा वो रहता है यहाँ पे -n pi h/L, और P एवरेज जो रहता है वो P एवरेज की जो वैल्यू है एवरेज मोमेंटम वो 0 रहता है। एक्सपेक्टेशन x की वैल्यू कई बार पूछता है इस केस के अंदर कि पार्टिकल की पोजीशन का एक्सपेक्टेशन कितना होता है। तो आंसर याद रखें L/2 होता है कि पार्टिकल अगर x = 0 और L के बीच है, ये मैं सिंपली बता रहा हूँ। तो जो एक्सपेक्टेशन x है वो L/2 पर रहता है मिड में। एक्सपेक्टेशन x² कई बार हमसे यहाँ पूछता है, तो याद रखें उसकी वैल्यू रहती है L²/3 - L²/2n² π²। तो ये दोनों फार्मूले ये भी याद करके जाएं ऑलवेज। ये पोजीशन का एक्सपेक्टेशन है और ये हमारा मोमेंट जो पोजीशन का स्क्वायर है उसका एक्सपेक्टेशन है। n यहाँ पे क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और n लेंथ है। तो ये याद रखें, और ये भी याद रखें कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का जो स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू कई बार पूछ लेता है। तो ये जो वैल्यू है वो रहती है हमारी एक्सपेक्टेशन x² माइनस जो वैल्यू है वो रहती है माइनस एक्सपेक्टेशन x और इसका स्क्वायर। तो ये भी याद रखें, ये भी फार्मूला महत्वपूर्ण है। इसमें ये वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं और ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का स्क्वायर होगा, और अनसर्टेनिटी इसका जो पोजीशन है वो इसका अंडर रूट लेकर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से इस फार्मूले पे बेस, तो तीनों चीज़ें आप इसको रिमेंबर रखें, इन फार्मूलों को सबको रिवाइज कर लें। P एवरेज की वैल्यू को याद रखें, एक्सपेक्टेशन पोजीशन को याद रखें, तो ये आपको निश्चित तौर से लाभ देंगे। इस तरीक़ा के कंसेप्ट सब रिवाइज करके जाएं। तो यहाँ से क्वेश्चंस की उम्मीद रहती है। मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स पार्टिकल इन बॉक्स पर सॉल्व करा रखी हैं, तो वो मैं नहीं करा पाऊँगा यहाँ, क्योंकि आपको केवल मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों का रिवीजन इस वीडियो में करा रहा हूँ और थोड़ा क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, जिससे क्या हो कि लास्ट मिनट पे आप चीज़ों को देख लें और उन चीज़ों पे ख़ास तौर से नज़र जाए जिन चीज़ों को आप मिस कर रहे हैं या जिनके फॉर्मूले आपको याद नहीं है। तो
तो इस तरीक़ा की प्रॉब्लम्स इस पर पूछी जाती हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में जो 4-5 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उन्हें मैं बताऊंगा। HO का मतलब है 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें। 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर में पोटेंशियल जो होता है यहाँ पे V वो होता है हाफ x², कि यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, और ओमेगा जो होता है इसमें वो रहता है √K/m, ये वैल्यू रहती है। एनर्जी En की जो वैल्यू है वो रहती है n+12 और h⁻ ये रहती है। और ये याद रखें कि 0 पॉइंट एनर्जी जो होती है वो n बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है ग्राउंड स्टेट में E0, उसको हम कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी, हाफ h⁻। यहाँ पे वहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में जो होते हैं वो एनर्जी लेवल जो होते हैं वो इक्वली स्पेस होते हैं। इक्वली स्पेस का मतलब है कि दो एनर्जी लेवलों के बीच का जो डिफरेंस है वो सदा कांस्टेंट रहता है और उसकी वैल्यू h⁻ आती है, दो एनर्जी लेवलों के बीच का डिफरेंस। जबकि जो पार्टिकल इन ए बॉक्स में हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी लेवल वहाँ पे इक्वली स्पेस नहीं होते, बल्कि n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है एनर्जी लेवल बढ़ते चले जाते हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये याद रखें कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन T की जो वैल्यू है वो एक्सपेक्टेशन V के इक्वल होती है। T जो है वो काइनेटिक एनर्जी और V जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को नोट कर रहा है। एक्सपेक्टेशन E की जो वैल्यू है वो एक्सपेक्टेशन T प्लस एक्सपेक्टेशन V के इक्वल होती है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में याद रखें कि एक्सपेक्टेशन T का जो फॉर्मूला आता है वो हाफ n+12 h⁻ आता है और एक्सपेक्टेशन V का सिमिलर फार्मूला जो आता है वो आता है हमारा हाफ n+12 h⁻। तो ये दोनों फार्मूले ऑलवेज रिमेंबर रखें, ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसके अलावा एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन से इसका पूछा जाता है। तो याद रखें m⍵/πh⁻, और इसकी पावर 1/4 e की पावर -m⍵x²/2h⁻। इस फॉर्म में ये हमारा वेव फंक्शन से इसका हमें ऑब्टेन होता है इन द केस ऑफ द ग्राउंड स्टेट। यहाँ सिंबल सारे अपना सेम मीनिंग रखते हैं। साथ साथ ये याद रखें कि हर्माइट पोलिनोमियल इसमें सॉल्यूशन में यूज होता है HN हर्माइट पोलिनोमियल। तो हर्माइट कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के सॉल्यूशंस में कौन सा सॉल्यूशंस जो है वो यूज होता है। तो याद रखें कि हर्माइट पोलिनोमियल इसमें यूज किया जाता है। तो ये सब चीज़ें इसमें रिवाइज करके जाएं। क्वेश्चंस में बता दूं किस तरीक़ा के इस पर पूछे जाते हैं। एक तो इसी फार्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। 0 पॉइंट एनर्जी पूछी जाती है, उसके बाद इन दोनों फार्मूलों पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्सपेक्टेशन T पूछेगा। साथ साथ ये याद रखें कि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन X है उसकी वैल्यू जो है वो 0 रहती है ऑलवेज। और उसका रीज़न ये होता है कि जब हार्मोनिक ऑसिलेटर मोशन करता है तो ये हमारा इधर जाता है फिर वापस आता है, फिर इधर जाता है फिर वापस आता है। तो अगर हम इसका एवरेज देखेंगे तो जितनी पॉजिटिव में जाने की प्रायिकता है उतनी नेगेटिव में, तो नेट जो एक्सपेक्टेशन है पोजीशन का वो 0 आता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीक़ा के करके जाएँ। उसके साथ साथ इसमें दो चीज़ें और जो महत्वपूर्ण है उन्हें भी मैं बता दूँ। एक्सपेक्टेशन p² हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करें वो यहाँ से ले लें। एक्सपेक्टेशन T की जगह पे यहाँ पे T की जगह पे p²/2m ले लें और फॉर्मूले में इसके इक्वल कर दें। तो यहाँ से हमें p² की वैल्यू एक्सपेक्टेशन में कैलकुलेट हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन P अगर हमसे कहता है तो वो भी हमारा आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर मोमेंटम पॉजिटिव होगा और इधर मोमेंटम नेगेटिव होगा। तो नेट जो एक्सपेक्टेशन P है वो हमारा 0 आ जाएगा। तो 4 चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक्सपेक्टेशन x² अगर हमें कैलकुलेट करना है तो V की जगह पे यहाँ सिंपली हाफ m⍵² रख दें और यहाँ से एक्सपेक्टेशन x² निकाल लें। तो यहाँ से हमें एक्सपेक्टेशन x² निकल जाएगा इजीली। क्या करें हम V की जगह पे हैं हाफ m⍵² पुट कर दें, क्योंकि हाफ k² थी और k की वैल्यू हम सब जानते हैं, यहाँ से ले लेंगे m⍵²। तो ये तो आपके 8-10 चीज़ें हैं जो आपको पेपर के समय रिवाइज करके जानी चाहिए। तो ये बाकी मैंने 2D और 3D की चीज़ें नहीं डिस्कस की हैं क्योंकि उससे वीडियो काफ़ी बड़ी होगी, तो इतनी बड़ी वीडियो पॉसिबल नहीं होगी। आपको काफ़ी समय लगेगा वीडियो को देखने में। तो मुझे उम्मीद है कि 1D के हिसाब से 2D और 3D मेरी जो वीडियो स्टूडेंटों ने देखी होंगी क्वांटम मैकेनिक्स पे, तो उन्हें निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। कई बार क्वेश्चंस 1D से ना होकर 2D और 3D से आ जाते हैं। और साथ साथ ये भी याद रखें कि जो ये वीडियो मैं करा रहा हूँ तेज़ी से रिवीजन, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें हर चीज़ कवर हो जाएगी। कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें रिवाइज हो जाए, लेकिन होता ये है कि पेपर जो आता है जिस हिसाब से उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी रह सकती हैं जो इसमें रिवाइज ना हो जाए। तो याद रखें कि ये
केवल आपका आधा घंटा मैं इसमें लूँगा आपका। बाकी इसी पैटर्न पर आपको तैयारी को बढ़ाना है। बस महत्वपूर्ण ये है कि मैं डायरेक्शन देने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लास्ट मिनट पे कैसे चीज़ों को देख के जाएँ, क्या क्या चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि स्टूडेंट ये सोचते हैं कि लास्ट मिनट पर हमें क्या करना होगा, बहुत सारे स्टूडेंटों को ये चीज़ क्लियर नहीं होती, तो उसके चलते प्रॉब्लम होती है बच्चों को। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में बता रहा था। हाइड्रोजन एटम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंटों को। हाइड्रोजन एटम में याद रखें कि जो पोटेंशियल होता है वो 1/r पर निर्भर करता है। साथ साथ याद रखें कि जो साई है वो वेव फंक्शन r थीटा फाई का होता है। इसके अंदर जो एक रेडियल सॉल्यूशन होता है, एक थीटा पोर्शन का सॉल्यूशन होता है और एक फाई का होता है। इसमें याद रखें कि जो इसका सॉल्यूशन है, ये वाला जो पोर्शन है वो लीजेंडर पोलिनोमियल पर निर्भर करता है, ये वाला, और ये वाला जो है वो e की पावर IML फाई पे करता है। तो जो ये वेव फंक्शन होता है, जो फाई का फंक्शन है, वो रहता है 1 ± 1/√2 पाई e की पावर IML फाई। इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार कि ये किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है। मैं लगातार बताता रहा हूँ स्टूडेंटों को, n, l और ml और ms, ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं। n से एनर्जी तय होती है, l से जो है वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पता चलता है। ml से Lz पता चलता है, जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और ms से हमारा मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर से Sz पता चलता है। तो इन चीज़ों को याद रखें। साथ साथ ये याद रखें कि इसमें हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी है, मैंने ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं इसकी, इससे पहली वाली वीडियो मेरी देख लें, बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ डिस्कस कर चुका हूँ। याद रखें कि जो हाइड्रोजन एटम है उसकी एनर्जी 1/n² पर निर्भर करती है, और एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्वांटम मैकेनिकल भी -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं इसमें डिस्कस कर रहा था। याद रखें कि कई बार क्वेश्चंस इस तरीका का पूछा जाता है कि कौन सा पोलिनोमियल कौन से सॉल्यूशन में यूज होता है। तो याद रखें हर्माइट पोलिनोमियल जो यूज होता है वो होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर में, और लीजेंडर पोलिनोमियल जो यूज होता है वो सॉल्यूशंस में जो रहता है वो हाइड्रोजन एटम में रहता है। और लीजेंडर पोलिनोमियल में भी एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो ये थीटा वाला पोर्शन है उसमें रॉड्रिक्स जो फॉर्मूला है वो इसमें यूज होता है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं दूंगा। 2 चीज़ें इसमें और भी बताना चाहूँगा कि डीजेनरेसी पूछता है कई बार। डीजेनरेसी का जो फॉर्मूला n² होता है अगर केवल हम ऑर्बिटल मोशन कंसीडर करते हैं, और डीजेनरेसी का फॉर्मूला 2n² होता है अगर हम ऑर्बिटल और स्पिन मोशन दोनों कंसीडर करते हैं। तो ये ऑर्बिटल और स्पिन दोनों मोशन के साथ है 2n², और ये हमारा केवल ऑर्बिटल मोशन के करस्पॉन्डिंग है। ये हमें याद रखना है। डीजेनरेसी में ये होता है कि जो हमारी एनर्जी आइगन वैल्यू है वो डिफरेंट वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग सेम रहती है। L, ML, MS डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन n सेम रहने से क्या होता है, क्योंकि एनर्जी n पर निर्भर करती है तो एनर्जी आइगन वैल्यू हमारे सेम आते हैं। तो इसमें मैं 4 चीज़ें आपको बता रहा था, क्या क्या मैंने इसमें भी रिवाइज किया है। एक मैंने सबसे पहले बताया है, सारे एक्सप्रेशंस आपको बताए थे डी ब्रॉगली वेवलेंथ के। उसके बाद 3 चीज़ें डिस्कस की हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, एक हाइड्रोजन एटम का ब्रीफ आइडिया और इम्पोर्टेंट चीज़ें। हाइड्रोजन एटम पे क्योंकि मैं एटॉमिक में बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ तो कुछ चीज़ें वहाँ से ले लें, और कुछ चीज़ें जो क्वांटम मैकेनिक्स की हैं वो मैं इसमें डिस्कस कर रहा था ब्रीफ में। और कुछ क्वेश्चंस जो आजकल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल आजकल हॉट टॉपिक बने हुए हैं, उन्हें मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक क्वेश्चंस जो आजकल रेगुलर पूछा जा रहा है वो मैं बता दूँ। एक क्वेश्चन ऑपरेटर से आ रहा है, तो कुछ थोड़ा सा मैं ऑपरेटर्स के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं आपको। मुझे उम्मीद है कि जो मैं बताऊंगा ये आपको एक डायरेक्शन देगा कि अगर हमारे पास 2 ऑपरेटर हैं ए बी, तो इनका कम्यूटेटिव ऑपरेटर जो होता है वो हमारा रहता है ए बी माइनस बी ए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ए बी माइनस बी ए। ये याद रखें कि जो हमारा एक्स पी एक्स है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ है, एक्स पी एक्स की जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू आई एच कट होती है, वाई पी वाई की जो वैल्यू है वो हमारी रहती है वाई पी वाई, वो भी आई एच कट होती है, सिमेट्री से लिख दें। जेड पी जेड जो होता है वो हमारा आई एच कट रहता है। ये 3 एक्सप्रेशंस रिमेंबर रखें, सिमेट्री से हम लिख सकते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स लेंगे, एक्स पी एक्स की वैल्यू साई को ऑपरेट करा देते हैं, तो ये वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा एक्स है और पी एक्स है वो आपस में कम्यूट नहीं करता, और अगर एक्स और पी वाई की बात करें तो एक्स पी वाई जो है वो हमारा
कम्यूट करता है, मीन्स एक्स पी वाई और पी वाई एक्स की वैल्यू सेम रहती है। उसी तरीक़ा से एक्स पी जेड की जो वैल्यू है वो भी हमारी 0 रहती है। ये कम्यूटेटर का साइन है और ये ऑपरेटर का साइन है ऊपर। तो ये ध्यान रखें, वाई पी एक्स और वाई पी जेड जो है वो हमारे दोनों 0 रहते हैं, वाई पी एक्स भी 0 रहता है और वाई पी जेड भी 0 रहता है, ये ध्यान रखें। साथ साथ इसी के क्रम में सिमेट्री से जाएं, जेड पी एक्स कम्यूटेटर की वैल्यू 0 रहती है और जेड पी वाई जो है वो भी हमारा 0 रहता है। तो ये हमारे सिमेट्री से रिजल्ट आते हैं। केवल हमें एक रिजल्ट ये याद रख लेना है क्योंकि उसी सिमेट्री से ही आ जाएंगे। और हम ये ध्यान रखें कि पोजीशन में के बाद अगर उसी पोजीशन की डायरेक्शन में मोमेंटम हम नहीं ले रहे हैं तो वो सदा वैल्यू कम्यूटेटर के साथ 0 देगा। तो उससे आपको आसानी रहेगी। यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, रेगुलर पूछा जा रहा है, तो मैं कहूँगा कि इस तरीक़ा के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें निश्चित तौर से करके जाएँ। ऑपरेटर्स को थोड़ा सा वेटेज पर रखें क्योंकि ऑपरेटर से जो क्वेश्चंस हैं लगातार पूछे जाते हैं। एक ऑपरेटर में याद रखें कि हमारी जो एल एक्स एल वाई कम्यूटेटर की प्रॉपर्टी है, उसके एल एक्स और एल वाई जो होता है हमारा, वो रहता है हमारा आई एच कट एल जेड। उसके साथ साथ एक को याद रखें, फिर उसके साथ सिमेट्री बना लें। एक्स और वाई आ रहा है तो इधर जेड जाएगा, अगर यहाँ पे वाई और जेड जा रहा है तो यहाँ एक्स आ जाएगा, और यहाँ अगर हमारा एक्स वाई आ रहा है तो जेड जाएगा, वाई जेड जा रहा है तो वाई जेड के बाद एक्स डायरेक्शन आएगी। और अगर यहाँ जेड और वाई आता है तो हम माइनस साइन के साथ में कंसीडर कर लेते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। तो सिमेट्री को याद करके आप लिख सकते हैं कि एल एक्स एल वाई एल जेड है तो एल वाई एल जेड कम्यूटेटर की वैल्यू क्या होगी। तो सिमिलरली हम लिख दें वाई एच कट एल एक्स इसकी वैल्यू होगी। उसके साथ साथ हमारी अगली जो वैल्यू है वो हमारी आएगी एल जेड और एल एक्स कम्यूटेटर की, वो ये वैल्यू आएगी आई एच कट, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो जेड एक्स के बाद में हमारी वाई आ जाएगी। तो इस तरीक़ा से हम इसे लिख पाएंगे सिमेट्री से। तो एक को याद रखें, उसके बाद में सिमेट्री बना लें। अगर ये यहाँ पे साइन बदल जाता है, एल एक्स पहले लिख देता है एल जेड, तो यहाँ पे माइनस ले लें। तो ये इस तरीक़ा से हम इसे लेते हैं। उसके साथ साथ ये याद रखें कि एल एक्स और एक्स की जो वैल्यू है वो 0 रहती है। उसके एल एक्स एक्स का मतलब है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट एक्स के साथ 0 रहता है, एल वाई वाई 0 रहता है और एल जेड जेड 0 रहता है। इस तरीक़ा से हम इसे लेते हैं वैल्यू। और दो चीज़ें मैं जो इसमें सिखाना चाहूँगा सब स्टूडेंटों को, वो ध्यान दें। एल एक्स और हमें वैल्यू बतानी है, सपोज किया एल एक्स वाई हमें बताना है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो एक्स वाई के हिसाब से देख लें कि यहाँ हमें जो है वो जेड डायरेक्शन में जाएगा, और जो यहाँ पे वैल्यू आती है पोजीशन की तो वो हमें कंसीडर कर लेनी होती है कहाँ पे, यहाँ आगे। तो यहाँ हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो आ जाएगा आई एच कट और वैल्यू आ जाएगी हमारी जेड। इस तरीक़ा से हम इसे लिख पाते हैं। तो एल एक्स और वाई में फिर से एक बार देखें कि अगर यहाँ पोजीशन है तो यहाँ भी पोजीशन आएगी, और एल एक्स वाई आ रहा है तो जो इन दोनों की डायरेक्शन है उसके अगली डायरेक्शन में हमें जाना होगा और पोजीशन की वजह के साथ पोजीशन ही रखना है। और एल एक्स ये आई जो है वो परपेंडिकुलर को बताएगा कि एक्स वाई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जेड आ गया, ये आई बता रहा है। और एल एक्स वाई में एल एक्स की जो डायमेंशन है वो एच कट की डायमेंशन के इक्वल होती है। तो इस तरीक़ा से हम इस फॉर्मूले को चेक कर लेते हैं। और अगर हमारा वाई एल एक्स है तो यहाँ माइनस आई एच कट जेड लिख लेंगे। उसी तरीक़ा से अगर हमें एल एक्स और पी वाई की वैल्यू को बताना है तो इसको आंसर हो जाएगा हमारा आई एच कट और पी जेड। सिमिलर जैसे मैंने यहाँ बताया था, क्योंकि एल एक्स से हमें एच कट मिलेगा, एल एक्स पी वाई माइनस पी वाई एल एक्स से जो डायमेंशन इसकी आएगी वो डायमेंशंस जो होगी वो एच कट तो एल की डायमेंशन रखेगा, और पी जो है मोमेंटम की जो है पी जेड से आ जाएगी, और एक्स वाई प्लेन है तो ये जेड में जाएगा। इस तरीक़ा से हम इसे देखते हैं। और आई जो है वो बताता है कि वो इन परपेंडिकुलरों से परपेंडिकुलर जा रहा है, ये एक्स वाई प्लेन में होगा, ये हमारा जेड में जाएगा। इस तरीक़ा से हम इसे लिख पाते हैं। एल एक्स जेड की वैल्यू को फिर लिखें, उसी तरीक़ा से यहाँ एल एक्स पी जेड की वैल्यू को लें। साथ साथ ये याद रखें कि हमारा एल एक्स एक्स एल एक्स पी एक्स और एल वाई वाई एल वाई पी वाई ये सब कम्यूटेटिव में ये वैल्यू सब 0 होंगी। तो इसको पूरे को रिवाइज करके जाएं, और इससे सीधे सीधे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, कई बार लगातार क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। साथ साथ ये याद रखें कि एल स्क्वायर और एल एक्स और एल स्क्वायर एल वाई और एल स्क्वायर एल जेड ये कम्यूट करके ये वैल्यू 0 देते हैं। दो फॉर्मूले ऑलवेज और आपको याद रखने हैं। एल स्क्वायर की वैल्यू जो है वो होती है एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर,
और LZ की जो वैल्यू होती है वो हमारी ml h कट होती है। L जो है वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और ml जो है वो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। s स्क्वायर की वैल्यू SS+1 h कट स्क्वायर होती है। स्मॉल s जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर को और ये जो s का स्क्वायर है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम के स्क्वायर को नोट करता है। ये याद रखें। SZ की वैल्यू जो होती है वो ms h कट होती है, ये भी याद रखें। उसके साथ अगर J स्क्वायर पे जाता है तो J स्क्वायर के फॉर्मूले में J स्क्वायर की वैल्यू JJ+1 h कट स्क्वायर होती है। J L और S से मिलकर बना होता है और JZ की जो वैल्यू है वो होती है हमारी mj h कट। ये याद रखें। h कट जो h/2 है, जहाँ h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है। तो ये हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण एक्सप्रेशंस हैं जो हमें ऑलवेज रिमेंबर रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चंस देखे जाते हैं। उसके साथ साथ एक जो ऑपरेटर्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है लगातार और जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, जो लगातार कॉम्पिटिशन्स की दुनिया में पूछता है क्वेश्चंस, उसे ध्यान दें। बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेशंस है, मुझे उम्मीद है कि वो निश्चित तौर से आपको बेनिफिट देगा। एक क्वेश्चन पूछता है हर्मिशन ऑपरेटर का। तो हर्मिशन ऑपरेटर्स में कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे ऑपरेटर्स जिनकी आइगन वैल्यू रियल होती हैं वो हमारे हर्मिशन ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो हर्मिशन ऑपरेटर्स में क्या है कि जितने भी रियल फिजिकल पैरामीटर्स हैं वो सब हर्मिशन होते हैं। जैसे मोमेंटम की वैल्यू कभी भी जब भी हम लेंगे वो रियल होगी, इमेजनरी मोमेंटम कभी नहीं होगा। तो मोमेंटम जो है वो हमारा हर्मिशन ऑपरेटर है। काइनेटिक एनर्जी कभी भी इमेजनरी नहीं होगी, तो काइनेटिक एनर्जी जो ऑपरेटर है वो हमारा हर्मिशन ऑपरेटर है। एल स्क्वायर ऑपरेटर, LZ ऑपरेटर और LX LY LZ ऑपरेटर्स, ये सभी एनर्जी ऑपरेटर, ये जितने भी हैं एनर्जी या हर्मिशन ऑपरेटर हम इसे कहें, तो ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो सब हर्मिशन ऑपरेटर्स होते हैं। तो ऐसे ऑपरेटर्स जो हमारी दैनिक लाइफ में होते हैं और उनकी जिनकी एनर्जी आइगन वैल्यू या आइगन वैल्यू जिनकी ऑलवेज रियल होती है वो हमारे हर्मिशन ऑपरेटर कहलाते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है I/d/dx, ये भी हर्मिशन होगा। ये याद रखें, ये I/d/dx हर्मिशन होता है। जब हम किसी ऑपरेटर को ये देखना चाहते हैं कि हर्मिशन है या नहीं है, तो उसके लिए हम एक कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। उस जो सपोज किया कोई ऑपरेटर ए है, अगर इस ऑपरेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसी ऑपरेटर के इक्वल है तो तब ये जो ऑपरेटर ए होगा वो हर्मिशन होगा। तो इफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए ऑपरेटर इज इक्वल टू द expectation value of complex conjugate of such operators, then such operator are said to be हर्मिशन ऑपरेटर। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसी से हम इसे चेक करते हैं। I/dx जो है वो हर्मिशन होता है। d²/dx², ये भी हर्मिशन होता है। अगर हम इसको चेक भी करना चाहें तो एक कंसेप्ट हम इसमें लगा सकते हैं। d²/dx² में अगर हम एक पैरामीटर को मल्टीप्लाई कर दें -h²/2m, ये हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर बन जाएगा और काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हमारा हर्मिशन ऑपरेटर होता है। इस तरीक़ा से हम इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस हर्मिशन पे देख के जाएं। लगातार क्वेश्चंस पूछता है। याद रखें कि अगर दो ऑपरेटर जैसे हमारे x और px हैं, ये दोनों हर्मिशन ऑपरेटर्स हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि x px उसके बाद भी हर्मिशन हो। ये याद रखें कि ये दोनों x और px का प्रोडक्ट ये हर्मिशन नहीं है, नॉट हर्मिशन। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ क्यों नहीं है। कि जब हम x px की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हम इसे लिख पाएंगे x px - pxx इक्वल टू I h कट। अब देखें इसमें इसकी वैल्यू अगर ये दोनों आपस में बराबर होते, 0 होता, तो ये हमारे जो ऑपरेटर x px है वो हर्मिशन होते। तो दो ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट हर्मिशन जब होता है जब वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को x और px नहीं ओबे करते, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ x px जो है वो हर्मिशन नहीं है। लेकिन x py हर्मिशन होगा। x py इसलिए हर्मिशन होगा कि x भी हर्मिशन है, py भी हर्मिशन है और x py इक्वल टू pyx के इक्वल है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को x और py ओबे कर रहे हैं, तो ये हर्मिशन होगा। तो इस कंसेप्ट को याद रखें। हर्मिशन निकालने के तरीके देख के जाएं और ये जो मैंने कंसेप्ट बताएं, इस तरीक़ा की प्रॉब्लम्स इस पर पूछी जाती हैं हर्मिशन ऑपरेटर पे, तो इसको निश्चित तौर से करके जाएं और यहाँ से क्वेश्चंस की जो सदा उम्मीदें बनी रहती हैं। लगातार क्वेश्चंस देखे गए हैं हर्मिशन ऑपरेटर्स पे। श्रोडिंगर इक्वेशंस को ऑलवेज याद रखें और ऑपरेटर्स की जो वैल्यू है उसको ऑलवेज याद रखें। साई को साई से साई एक्स की कैसे बनाते हैं उस कंसेप्ट को याद रखें। मैंने कुछ वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि अगर हमें साई एक्स पता है और साई एक्स का हमें साई एक्स टी बनाना है तो कैसे बनाएं, मीन्स पोजीशन का पोजीशन टाइम किस तरीक़ा से हम इसे बनाते हैं। तो साई एक्स टी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, समेशन
सी एन और साई एन एक्स और अप्लाई करते हैं ई की पावर माइनस आई ई एन टी अपॉन एच कट। ये इस तरीक़ा से इसे बनाते हैं। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाते हैं। जैसे सपोज कि हमसे कहता है कि पार्टिकल इन बॉक्स का हमें दो स्टेटों में साई एक्स की हमें बनाना है, n बराबर 1 में और n बराबर 2 में। तो क्या करें, यहाँ पे वेव फंक्शन को साई एक्स की बनाने से पहले C1 साई 1 एक्स ई की पावर माइनस आई ई 1 टी अपॉन एच कट प्लस C2 साई 2 ई की पावर माइनस आई ई 2 टी अपॉन एच कट ले लें। E1 E2 हमें पता है, एनर्जी के एक्सप्रेशन से ले लें। ये एन की वैल्यू होती है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, और साई 1 साई 2 हमें पता है तो हम साई एक्स के इजीली बना सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को ऑलवेज रिमेंबर रख के जाएं, ये भी काफ़ी यूजफुल कंसेप्ट है और रेगुलर पूछा जाता है। श्रोडिंगर इक्वेशंस की जो फॉर्म में वो ऑलवेज याद रखें, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ये हमारी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कहलाती है। और साथ साथ ये याद रखें कि यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू भी हम कैलकुलेट करते हैं। ई माइनस वी साई की जो वैल्यू यहाँ से हम लेंगे वो होगी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई। तो यहाँ से ई माइनस वी जो है ये हमारा एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू यहाँ से होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर कई बार पूछता है या काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पूछता है, तो इस ऑपरेटर को ऑपरेट करा देते हैं वेव फंक्शन पे माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता है। और काइनेटिक एनर्जी को ऑपरेटर को हम पी स्क्वायर अपॉन 2m के इक्वल कर दें तो यहाँ से जो वैल्यू है वो हमारी माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 2m आएगी। तो यहाँ से p की वैल्यू हम पी स्क्वायर की वैल्यू कहता है ऑपरेटर की, तो माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर ले लेते हैं। और अगर p की वैल्यू पूछता है तो p जो है वो ऑपरेटर रहता है माइनस आई एच कट डेल्टा। तो ये हमारी जो दोनों ऑपरेटर्स हैं ये हमें पता होने चाहिए। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हमें पता होना चाहिए क्या वैल्यू है। तो ये इन चीज़ों को रिवाइज करके जाए। कई बार तो क्वेश्चन इसमें क्या होता है, सीधा फॉर्मूला ही पूछ लेता है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर इनमें से कौन सा है। 4 ऑपरेटर बना देगा और 4 फॉर्मूले लिख के कहेगा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर कितना है। इस तरीक़ा से पूछता है। कई बार वेव फंक्शन दे देगा हमें और पूछेगा इसमें काइनेटिक एनर्जी की आइगन वैल्यू निकालें। साथ साथ याद रखें कि अगर हम कोई वेव फंक्शन लेते हैं तो वेव फंक्शन की आइगन वैल्यू हम किस तरीक़ा से कैलकुलेट करते हैं। तो वेव फंक्शन की आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने